जस्ट मैंने नोट्स भेज दिए थे, उसको सुन लो। ट्रांसजेनिक क्रॉप में ही हम नेक्स्ट देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस का, जिसमें हम लोग एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको समझा देते बेटा आप लोग को थोड़ा। जस्ट देखो, जैसे हम सेंट्रल डॉग्मा हम सब लोग जान रहे हैं, डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से। अच्छा, ये जब मैं हिट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो कुछ आवाज आ रही है क्या? 11th वाले बोल रहे थे कुछ वॉइस आ रही है। आ रही है आवाज? किसी चीज की एक्स्ट्रा आवाज आ रही है मेरे पढ़ाने के अलावा? ठीक है, आएगी तो बता देना मुझे। कुछ आई थिंक ट्रैवल में शायद पेन टैब में कुछ हो गया है, तो मे बी कोई इशू, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी कैसी आवाज थी। ठीक है, एक कॉमन सेंट्रल डॉगमा की बात करें तो वहां पे ये प्रोसेस चल रही है। इट मीन्स कि डीएनए ने कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसके पास कोड है उसको ट्रांसलेट करवाया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फिनोटाइपिक उसका एक्सप्रेशन होगा उस प्रोटीन का, या वो किसी मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट बन जाएगा, ये वो प्रोटीन पे डिपेंड करेगा, बट मेन प्रोसेस यही चल रहा है। ठीक है, अब एक नेचुरली डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम लोगों के अंदर हमेशा डेली वो वर्क कर रही है, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। उसको, उस मैकेनिज्म को ही यूज करके हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टेक्निक बना ली। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है पहले तो हमें ये समझना है सिंपल लैंग्वेज में, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन में। आरएनए इंटरफेरेंस इट मींस कि आरएनए की प्रोसेस में इंटरफेयर कर देना। क्लियर? ठीक, अब हम सब जानते हैं कि एमआरएनए कोड एक्सप्रेस तभी कर सकता है जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस हमारे प्रोसेस एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम का प्रोसेस है। किसके अगेंस्ट में? वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, जो हम लोग वायरस से इंटरेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। वो वायरस जो हमारे अंदर एंटर किया और उसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सपोज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसका प्रेजेंट था, और वो हमारे अंदर इंटर किया और उसने अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब किया आरएनए के फॉर्म में। एनी ऑफ द प्रोसेस, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, जिस भी प्रोसेस में वहां आरएनए जरूर बनेगा। ठीक है, तो जब आरएनए बनेगा तो वो आरएनए क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, सेल के अंदर गया, जस्ट वाया द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एकदम बेटा ध्यान से सुनना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करके वो वायरस हमारे सेल के बॉडी के अंदर, सेल के अंदर गया। अब उसके पास क्या मैकेनिज्म है? उसका एक आरएनए है। इस आरएनए को अगर उसने हमारे राइबोसोम यूनिट के साथ बाइंड कर लिया तो वो ट्रांसलेट करा देगा और प्रोटीन बन जाएगा। ठीक, इसका प्रोटीन वाला पार्ट बाहर रह जाए या अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ब्रेक फॉर्म में आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटीन बस बाइंडिंग के लिए हेल्प करेगा। जो आगे के मैकेनिज्म है वो उसके जेनेटिक मटेरियल से होगा। ये हम कॉमन वायरोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस आरएनए को, अगर इस आरएनए को मैकेनिज्म, यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर से एक आरएनए आ रहा है। ठीक, ये आरएनए और ये आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? बाइंड करके क्या बना देंगे? डबल एस आरएनए, सॉरी डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, प्रोटीन सिस्टम, एंजाइमेटिक सिस्टम, दैट इज डाइसर। ठीक है, डाइसर एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन समझ लो या सिंपल एक एंजाइम समझ लो अभी तुम लोग। तो डाइसर क्या करता है? डाइसर का काम है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करके पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब उसका अटैकिंग साइट क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर उसने बॉडी, हम लोगों को नेचुरल जो प्रोसेस है, हेयर पिन आरएनए वगैरह थोड़ा सा छोड़ दो, राइबोस्विच आरएनए होते हैं वो लूप बना लेते हैं।
टीआरएनए में भी आपने देखा एक लूप बनता है, वो सब क्या लूप बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर। ठीक, जस्ट किसी वजह से सम हाउ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में, तो उसको डाइसर क्या करेगा, डिटेक्ट करके क्लीव कर देगा। क्लीव कैसे करेगा और बाइंड वो कहाँ पे आरएनए होगा, देखो कॉमन सी चीज है, ये आरएनए जो वायरस का आरएनए है और जो न्यूक्लियस से आरएनए गया, इन दोनों के पूरे टोटल के टोटल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में बाइंड नहीं कर सकते हैं, या सपोज कर लिए किसी भी केस में। ठीक है, आपने जो अंदर आपके वायरल आरएनए आ रहा है, जैसे होस्ट स्पेसिफिक हम लोग डेली रूटीन में भी कुछ वायरस से डेली इंटरेक्ट करते हैं और उस पर डिफेंस सिस्टम हमारा वर्क करता है, हमें उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बट नाउअडेज एक कोरोना वायरस सुन ही रहे हो, कोरोना वायरस अगर एंटर किया तो भी कुछ लोग हैं जो खुद से ही ठीक हो जाएंगे, उनका डिफेंस सिस्टम अगर उसके अगेंस्ट में वर्क कर गया तो उनकी एंटीबॉडी बन जाएगी, वो रिकवर हो जाएंगे। नहीं तो एक डर तो सबके मन में बैठा ही हुआ है, ठीक है, कि वायरस अंदर एंटर किया, हमारा इन्फेक्शन हुआ तो हमें ये डिजीज हो जाएगी। तो सेम वे में क्या है कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो हमारे होस्ट स्पेसिफिक हमारे अंदर एंटर करते हैं और उसके लिए हमारे अंदर उनके आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्म होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, एमआरएनए बनता रहता है, वो एमआरएनए प्रोटीन को न कोड करके इस आरएनए से जाके बाइंड कर गया। अब जब ये बाइंड कर गया तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए साइटोप्लाज्म में नेचुरली नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इस लेवल पे यही कंसीडर करो और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा डाइसर, और डाइसर जब डिस्ट्रॉय किया तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी स्मॉल फ्रेगमेंट से अब एक एक फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे, जैसे स्मॉल फ्रेगमेंट हुआ कन्वर्ट तो वहां पे डबल स्टैंडर्ड होगा। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, ये यहाँ पे फ्रेगमेंट ए फ्रेगमेंट बी, ठीक है, सिस्टम इसको क्लीन कर ले रहे हैं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। फ्रेगमेंट ए फ्रेगमेंट बी, ठीक है, ये छोटे छोटे आरएनए बन गए उसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। अब इनको क्या करना है, क्लीव हो जाना है, आपस में ये अलग हो जाएंगे, इसके लिए दूसरे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। अब ये दो स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक एक्टिव रहेगा, गाइड करेगा अगले आरएनए को आने के लिए। इसके पास ऑलरेडी उस जो डबल स्टैंडर्ड का ये पार्ट है उसके कुछ कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक, तो इसी सीक्वेंस की वजह से अब जितनी बार भी वायरल आरएनए आ रहा है लाइफ टाइम वो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ये उससे बाइंड करके डबल आरएनए बना देंगे और डाइसर उस पर अटैक करेगा, डाइसर के अटैक से वो फिर से फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। तो मीन्स इसका ओवरकम क्या है कि वायरस के केस में जो भी इंफॉर्मेशन वो लेके आ रहा था उसका एमआरएनए जब भी फॉर्म होगा सिंगल स्ट्रैंडेड और उसको कुछ हार्मफुल अफेक्ट करने थे वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने डबल स्टैंडर्ड इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे न्यूक्लियस के साइड से एक डिफेंस सिस्टम का समझ लो बम्बारमेंट हो गया, इसके तरफ से एक आरएनए वहां पे आके बाइंड कर गया, तो ये आरएनए दोनों डीएस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए और यही डीएस स्ट्रक्चर पे डाइसर ने अटैक किया और डाइसर ने इसको फ्रेगमेंट कर दिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस वायरल एमआरएनए के पास थी वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो एक्सप्रेशन, जब कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो उस वायरस के आरएनए में जो उसके प्रोटीन कोड के लिए इंफॉर्मेशन थी, कैप्सोमियर कैप्सिड के लिए इंफॉर्मेशन थी, या लिपोप्रोटीनेसिस अगर एनवेलप्ड वायरस है तो उसके एनवेलप के लिए इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आगे जाके फॉर्म ही नहीं हो पाई। और वायरस का एक मैकेनिज्म अगर याद हो तुम लोगों को तो याद करो, अंदर सेल के अंदर ये नंबर ऑफ बढ़ेंगे और एदर लाइसिस या लाइसोजेनेसिस के थ्रू ये बस्ट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वही मैकेनिज्म होनी है, लेकिन ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके एमआरएनए को हमारा डिफेंस सिस्टम जो आरएनए बनाया उसने डबल स्ट्रैंडेड बना दिया और डाइसर ने अटैक कर दिया। उसके बाद वो सिंगल स्ट्रैंड वाली मैकेनिज्म भी भूल जाते हैं। तो उसके इससे क्या हो रहा है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस थी जिससे हमारे डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट वायरल अटैक से डील कर रहे हैं। क्लियर? इसकी स्टडी होने के बाद अब हमें ये ओके अब हमें ये क्या हुआ कि ये जस्ट अ मिनट बेटा,
अभी ठीक है? ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में हमें ये दिखेगा कि जो ये नेचुरल मैकेनिज्म चल रही थी, जिसको हमने स्टडी के थ्रू एक डिस्कवरी कर ली कि ये हमारे बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म है, तो क्यों ना हम इस आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर लें। अब या तो हम उसको अपने न्यूक्लियस से कोड करा लें, तो न्यूक्लियस में जो लूप वाले आरएनए बनते हैं इस तरीके से, तो ये पोर्शन क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड। तो ये जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो इस पे डाइसर अटैक करेगा और हमें एज ए रिजल्टेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिलेंगे जो कि siRNA होता है। वो अभी हम लोग थ्योरी के टाइम डिटेल में देखते हैं, अभी मेथोडोलॉजी समझ लो एक बार। ठीक है, छोटे आरएनए मिल गया और यही हमें चाहिए था। ये आरएनए क्या करेंगे, अब जो भी, जैसे यहाँ पे निमेटोड का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, तो जो भी आएगा ऑर्गेनिज, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, जिसके अगेंस्ट में भी यूज हो रहा है, वो आरएनए तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, आरएनए बनाएगा तो ये वाला स्ट्रैंड जो यहाँ डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ और जस्ट सपोज एक खत्म हो गया, एक एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, वो आने वाले से बाइंड कर जाएगा और उसको डबल स्टैंडर्ड बना देगा। और हर यूकैरियोटिक का एक मैकेनिज्म सिस्टम है, आरएनए आई डाइसर वहां पे वर्क करेगा। ठीक है, अब वो डाइसर जाएगा, इसको अटैक कर दिया उसने, इसमें तुम्हारा जो पेस्ट था उसका आरएनए भी बाइंड किया था, डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड उसका है, और हमारा टारगेट ही यही है कि हम उसको खत्म कर दें। अब उसको खत्म करने में हमारे बम, तोप, मशीनरी जो भी यूज हो रही है वो यूज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा mRNA जा रहा है, इट इज लाइक अ वेपन्स, हम यूज कर रहे हैं उसको, बना ही हम इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वाले आरएनए कैटेगरी का काम ही वही है। ठीक है, एक क्या हो गया कि आपने वायरस इंजेक्ट कर दिया या उस वायरस का आरएनए ले लिया, और या सपोज एग्रोबैक्टीरियम का यहाँ एग्जांपल लेंगे हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम में इंड्यूस कर दिए और उस जीन से हमने आरएनए बना लिया और उसको ट्रांसजेनिक प्लांट में डाला, ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, तो अब उसके अंदर वो जीन सीक्वेंस है जो वो पर्टिकुलर आरएनए को बना रहा होगा। अब जब भी नेमाटोड का डीएनए आया, उससे आरएनए बनेगा, सेम वे में इधर क्या है, डिफरेंट सिस्टम में एक आरएनए ऑलरेडी बना हुआ है, उसको पहचान लेगा। ये सब पहचान कहाँ से आती है, सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस से। सेल सिग्नलिंग मैंने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, हर वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, तो वो इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, उसका प्रोटीन एनवेलप। ठीक है, ये रिसेप्टर पे बाइंड किया तो सेल सिग्नलिंग जाएगा। ठीक है, सीडीके वगैरह जो मैकेनिज्म एक बार बजाए थे, वो वाले मैकेनिज्म से अंदर की तरफ सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस हो जाएगी, न्यूक्लियस तक इंफॉर्मेशन जाएगा और उसके प्रेजेंस होने की वजह से ही वो पर्टिकुलर आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? और वो बाइंड किया, वो डाइसर आया, अटैक किया, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स आया, उसमें आर्गोनॉट आएगा, आर्गोनॉट कैटालिटिक होगा, वो सब अभी मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। यहाँ तक क्लियर है? मतलब एक आरएनए जो आ रहा था उसको हमने नेचुरल, एक ऑलरेडी आरएनए इंटरफेरेंस की जो मैकेनिज्म यूकैरियोट में प्रेजेंट है, उसी मैकेनिज्म को इंड्यूस कर दिया पर्टिकुलर किसी क्रॉप में जिसको हम डिफेंस सिस्टम देना चाह रहे थे, और उससे हमने आरएनए आई इंड्यूस करा के जो पेस्ट है, जो टारगेटेड हमारा पेस्ट है, उसके आरएनए को हमने साइलेंट कर दिया। दिस इज नोन एज जीन साइलेंसिंग। जो एक्सप्रेशन होना था इंफॉर्मेशन, उसको साइलेंट कर दिया। इज इट क्लियर बेटा? मैकेनिज्म क्लियर है? तो हम अब वापस थ्योरी पे आए। क्लियर है बच्चे सबको? फास्ट रिप्लाई करना बेटा जरा। देखो ये मोबाइल का ही नेट है, पर इसके भरोसे नहीं रहेंगे ज्यादा। क्लियर है बच्चा? कौन कौन हो क्लास में? एक मिनट में जस्ट देख लूं आप लोग कौन कौन हो। आस्था, अनुष्का, कौशिक, कशिश, दिव्या, खुशी, मैथिली, मृणाल, प्रथमेश, सरोज, सेजल, श्रुति, श्वेता, स्नेहा। सबको क्लियर है? सरोज, प्रथमेश, खुशी, श्रुति क्लियर है बेटा? गुड। तो ठीक है, अब आपको ये मैकेनिज्म क्लियर है। जस्ट हम इसको अब एग्जांपल, अब सब जगह आपको फिल कर देना है, किसका आरएनए, किसका वेक्टर, किसके कौन सा होस्ट। ठीक है, जैसे हमने बीटी कॉटन के केस में क्या यूज किया,
एक होस्ट यूज किया, एक बैक्टीरिया यूज किया और एक क्रॉप यूज किया। एक क्रॉप होस्ट और एक टारगेटेड पेस्ट है हमारा, इंसेक्ट है वहां पे, और मैकेनिज्म, 3 चीज यूज करके हमने एक ट्रांसजेनिक क्रॉप बना दिया, जो कि बीटी कॉटन के या बीटी कॉटन के बीटी मेज का हम लोगों ने एग्जांपल जो देखा, उस तरीके की क्रॉप बन गई जो हमें डिफेंस सिस्टम दे रही है। क्लियर? सेम वे में यहाँ पे अब देखना है हमें एक एग्जांपल पेस्ट रेजिस्टेंट का और इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इस पे रेड ही दिखेगा अच्छे से। ठीक, सेवरल निमेटोड्स, निमेटोड को रिवाइज करने के लिए कहा था, आई होप कि सबने रिवाइज कर लिया होगा। तो निमेटोड की डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आएगी, वो आपको बैकग्राउंड में चलनी चाहिए माइंड में। Several nematodes parasites a wide variety of plants and animals including human beings. A nematodes melodyne and इनकॉग्निटा बोलते हैं इसको एक्चुअली। ठीक है, मेलाइडोजीन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको। तो आपको ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एक ये निमेटोड का नाम मिल गया और किस पे डिजीज कॉज करता है वो प्लांट मिल गया, टोबैको प्लांट्स, एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ठीक है, उसके प्रोडक्शन में, आप टोबैको भी आपको पता है कि एक कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप जिसको हम सेल करके अर्न कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो पता है, चाहे अभी देख लो तुम, कोरोना में अल्कोहल की शॉप खुली थी सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है इन सबसे। तो कितना भी हार्मफुल फॉर हेल्थ आप एड दिखा लो, लेकिन चलेंगी तो वही सब। तो वैसे ही एक हमारा कैश क्रॉप में आता है, अगर इसकी इल्ड किसी वजह से अफेक्ट हो रही है तो उसके लिए साइंटिस्ट लगेंगे कि उस इल्ड को कैसे हाई करा जाए। तो उसी हाई इल्ड के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए और उसको नेमाटोड से प्रिवेंट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई। क्लियर? A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. क्लियर? RNA आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई हमेशा स्मॉल रहेगा, ये लिखते वक्त ध्यान रखना है, अपने मन से इसको कैपिटल नहीं कर दोगे। RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। किस तरीके से कर रहा है, मैकेनिज्म आपको मैंने समझाई। दिस मेथड्स इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA। ये भी आपका क्वेश्चन है, क्या कर रहा है ये, साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA। अब आपको पता है यूकैरियोटिक में डीएनए इज बॉस एंड आरएनए इज सेक्रेटरी। एमआरएनए कर लें अगर तो स्पेसिफिक हो जाएगा। द डीएनए इज बॉस, एमआरएनए इज सेक्रेटरी। एमआरएनए को इंफॉर्मेशन जाके देना था एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज कौन है, राइबोसोम्स, और उनसे काम करवाना था, उस कंपनी की इल्ड के रूप में काम कराना था, इल्ड हाई करने के लिए या व्हाटएवर जो भी उनको टास्क था। तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ये मैकेनिज्म चल रही है। अब सेक्रेटरी को हाईजैक कर लिया, सेक्रेटरी को मार दिया किसी तरीके से, तो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी ही नहीं। डीएनए बार बार सिग्नल भेज रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म में आके एमआरएनए खत्म हो जा रहा है और इसकी इन्फॉर्मेशन डीएनए को है ही नहीं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस चल रही है आरएनए आई की। क्लियर? Due to a complementary dsRNA, double stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of mRNA, that is gene silencing. Clear? The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome, जैसे वैक्सीन की टेक्नोलॉजी होती है उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोर्स में एक वायरस जीनोम को यूज कर ले और वो आगे अंदर जाके फॉर्म कर दे आरएनए। ठीक है, और उसका डिफेंस सिस्टम जैसे ही होगा उसके पीसेस हमें मिल जाएंगे, अब पीसेस से हम आगे की मैकेनिज्म चला देंगे। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, पढ़ाया मैंने, फटाफट बताओ व्हाट इज ट्रांसपोजोन्स। एक नाम इसका और है जंपिंग जीन, अब बताओ। सुनते भी रहो और रिप्लाई कर देना। दैट रेप्लिकेट्स वाया एन चलो तुम लोग रिप्लाई करो, पानी लेके। व्हाट इज ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन?
सिर्फ 2 मैसेजेस। Biological mutagens. Genes which keep on jumping from chromosome to chromosome or over one chromosome. Very good. A DNA sequence that can change its position within a genome. ठीक है, कह सकते हैं डीएनए सीक्वेंस दैट चेंज इट्स पोजीशन। करेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा जीन, कोई भी देखो जीन क्या है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये इफेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। तो डीएनए में भी स्पेसिफिक जीन, जी कोई भी ऐसा जीन जिसका लोकस फिक्स ना हो, जिसकी लोकाई फिक्स ना हो, और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, जंप कर सकता है, वो सब सीक्वेंस क्या होते हैं? ट्रांसपोजोन। तो आपका ट्रांसपोजोन्स भी इस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वही डबल आरएनए का भी हम बताते हैं मेथड फॉर्म कर देगा। ठीक है, लूप वाला आरएनए बना देगा इस तरीके से। तो न्यूक्लियस के अंदर ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, और ये जब बाहर आएगा तो इस पोर्शन को डाइसर डबल स्ट्रैंडेड की तरह रीड कर लेगा और इसको फिर एक्ट करके कट कर देगा। नाउ यूजिंग एक्रोबैक्टीरियम वेक्टर, तो कौन सा वेक्टर यूज हो रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोजोन जीन एक क्वेश्चन, इन्फेक्शन बाय वायरस एक क्वेश्चन, क्या क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट। अब निमेटोड के लिए जो आरएनए निमेटोड बनाने वाला है, उसको हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, समझो इस चीज को। वो अगर ऑलरेडी प्लांट में होता तो प्लांट खुद ही डिफेंस सिस्टम का काम कर लेता, प्लांट भी यूकैरियोट है, क्लियर। लेकिन वहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं चल रहा है एनिमल्स की तरह। तो प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके जो आरटीटी वाली टेक्नोलॉजी है बैकग्राउंड में वही चलेगी, इंट्रोड्यूस कर दिया गया उसके जाइगोटिक फॉर्म में एक जीन जो कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स है। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स है, इट मींस कि वो वहां पे फॉर्म करेगा निमेटोड के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। वो जीन जब इंट्रोड्यूस्ड होगा तो निमेटोड के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाएगा। अब यहाँ पे आपको सेंस और एंटीसेंस, ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला फॉर्म आएगा ना, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वही समझना है एकदम क्लियर बेटा। आपको पता है एमआरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक जिस इंफॉर्मेशन को हम रीड करने जा रहे हैं, अब देखो जैसे ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे और सेम हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सेम में डिफरेंस है, अगर सेम हो जाएंगे तब तो ये बाइंड नहीं करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास होगा तभी जाके यहाँ पे बाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस रिवर्स एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक ही आरएनए में ही बनेगा दोनों जगह, ये चीज ध्यान में रखना। दोनों आरएनए को बाइंड करना है, इट मींस कि नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जिस आरएनए को बना रही है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इज इट क्लियर? टफ तो नहीं लग रहा? क्लियर है माइंड में? हम लोग बहुत अच्छे से डीएनए आरएनए और इनकी मैकेनिज्म सब कुछ देखते आ रहे हैं बार बार, तो ये एकदम समझ में आना चाहिए। ये आरएनए का सीक्वेंस जो निमेटोड सिंथेसाइज कर रहा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही होस्ट बॉडी में बनना चाहिए, तब ये दोनों बाइंड करेंगे। ये सेम नहीं हो सकता, ये सेम रहेगा तो ये बाइंड नहीं करेंगे। क्लियर है ना बेटा? The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. ठीक है, अब हमें ये पूरा सीक्वेंस नहीं पता होता है और सीक्वेंस में वेरिएशंस भी होता है, तो इसके लिए फिर से हम एक रेंज ऑफ सीक्वेंसेस बनाते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं, और वो दोनों तरीके के आरएनए को प्रोड्यूस कर सकता है। अब हो सकता है वहां पे आपको सेंस स्ट्रैंड आ रहा हो और उसका वो एंटी सेंस हो, तो इस प्रोबेबिलिटी में आपके पास जैसे क्या है ना कि हम इस पे बुलेट फायर करें और वो जैकेट पहन के आ जाए बुलेट प्रूफ कोई, तो हम उससे अब उस पे अटैक करने के लिए हम वापस तो नहीं जा सकते कि चलो हम पीछे भागे, हमारे पास तो बुलेट ही थी। तो दो वेपन्स हम ले रखे, हमने बॉम्ब भी ले लिया, तुम बुलेट प्रूफ पहन के आओ, हम बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो बस वैसे ही मैकेनिज्म है, समझ लो, इसके कॉम्प्लिकेशन में मत जाना तुम लोग। जस्ट दोनों तरीके के आरएनए प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। These two RNAs being complementary to each other form a double stranded RNA। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो रहा है, ये निमेटोड के आरएनए के पहले ही पहुंचने के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहा है।
ठीक है, ताकि इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से जब डाइसर एक्ट करेगा तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा उसमें से एक सीक्वेंस निमेटोड के आरएनए के साथ बाइंड करे। ठीक, ये सीक्वेंस हमें चाहिए बीच में इंटरमीडिएट की तरह। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेंस और एंटी सेंस और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। क्लियर है? These two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the nematode। अच्छा, ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। चलो कोई नहीं, मैंने पहले एनसीईआरटी के पॉइंट बना दिए हैं, पहले एनसीईआरटी से समझा रही हूँ इसलिए वो लाइनें सब एकदम शॉर्ट में चल रही हैं। तो ये मैकेनिज्म चल रही है आपकी हिडन बैकग्राउंड में और उससे क्या हो गया, एट द एंड आरएनए की साइलेंसिंग हो गई। द कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने इसको चेंज तो किया था सीक्वेंस, पता नहीं सिस्टर वाले टैब नहीं। The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. RNA interference होने की वजह से उसका होस्ट में एक्सप्रेशन कहे तो कैसे हो गया, ब्लॉक हो गया। क्लियर? और एक टाइम तक वो अटैक करता रहेगा, जब उसका एक्सप्रेशन ही नहीं चलेगा तो वो वहां पे कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो वहां पे डील नहीं कर, उसका उससे कोई डिजीज नहीं कॉज होगी। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। ये तो सब थे तुम्हारे एनसीईआरटी के पॉइंट, ये एनसीईआरटी की इमेज है। नाउ आरएनए इंटरफेरेंस को समझने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप फटाफट देख लो। Why does it make sense? Does it means both the strands of DNA take part in transcription? बताती हूँ मैं बेटा, इसको तुमको एक्सप्लेन करती हूँ। वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है थोड़ा, अभी तुम लोगों को फिर यहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा। अभी ये हम लोग देख लेते हैं। जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डायरेक्टेड अगेंस्ट और टारगेट जीन और इट्स प्रोमोटर रीजन, तभी वो क्या करेगा, जीन साइलेंसिंग कर पाएगा। Clear? RNAi is a biological process in which RNA molecules inhibit gene expression on translation। तो ये कहाँ पे आपका वर्क करेगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वर्क करेगा आपको, इसकी साइट या समझना। बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड एमआरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल जो ट्रांसक्राइब होके आया है उसकी एक्टिविटी को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उस सेक्रेटरी से हमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी, तो वो राइबोसोम तक पहुंच ही नहीं पाया और जो इंफॉर्मेशन लेके आया था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। ऑल्सो नोन एज को सप्रेशन। अब इसके आपको टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखोगे। ये जब आपके सीक्वेंस और क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ बनेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी के साथ आ सकता है। को सप्रेशन, ठीक है, दो फैक्टर मिल रहे हैं, कुछ हेल्प से वो सप्रेस हो रहा है, तो को सप्रेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, PTGS, एकदम डायरेक्ट है। पूरी कहानी इस वर्ड में, 4 वर्ड में ही छुपी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब आरएनए बनने के बाद जीन को साइलेंट कर दिया गया और खत्म हो गई उसकी इंफॉर्मेशन, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर है? एंड क्वेलिंग, अब टेक्निकल टर्म हायर क्लास में जो यूज होते हैं दैट इज क्वेलिंग। स्पूलिंग क्या होता है बताना, जैसे एक टेक्निकल टर्म हम लोगों ने स्पूलिंग यूज किया था उसी तरीके से क्वेलिंग है। अब साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करोगे। मैंने पहले भी बताया कि नोबेल प्राइज मिला हुआ है और बहुत रिसेंट की स्टडी है ये, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। क्लियर? तो एंड्रयू फायर एंड सी मेलो शेयर द 2006 शेयर द नोबेल प्राइज इन 2006। अच्छा ठीक ही है, शेयर द 2000 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर their work on RNAi in the nematode worm Chondroheptidis elegans, जो हम लोग C elegans लिखते हैं, निमेटोड में पढ़े थे वही है, which they published in 1998। उनका वर्क पब्लिश हुआ था 98 में एंड 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म related to nematode worm। Clear? Since the discovery of RNAi and its regulatory potentials, it has become evident nematode eukaryote है ना बेटा, all eukaryotic have RNAi,
mechanism and its regulatory potential, it has become evident that RNAi has immense potential in suppression of desired gene. और इसी पोटेंशियल को nowadays एक राइबो स्विच आरएनए होता है उसकी ड्रग डिस्कवरी और आरएनए इंटरफेरेंस माइक्रो आरएनए और स्टार्ट क्या नाम है SIRNA बता रही हूँ मैं एकदम से बोल रही हूँ तो राइबोस्विच RNAi इन सब चीजों को टारगेट करके ड्रग अब जो डिस्कवर हो रही है क्योंकि ये तुम्हारे कहाँ पे आ जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म में आ जा रहे हैं तो आप कोई भी डिजीज अगर कॉज भी कर रहा होगा या किसी मेटाबॉलिक पाथवे से आपके अंदर कोई चेंजेस आ रहा है किसी एंजाइम से कोई आ रहा है तो ये बहुत अभी प्रोमिनेंट ड्रग डिस्कवरी में आ रहे हैं ठीक है जैसे सपोज इसको तुम इस तरीके से कनेक्ट करो कि मैं तुम्हें कहूँ कि कोई ए प्रोटीन है ए एंजाइम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दे तो एक डिजीज पे हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लेकिन ये ए एंजाइम से जिस सबस्ट्रेट का काम हो रहा है जिस सबस्ट्रेट को ये बाइंड कर रहा है हो सकता है वो किसी दूसरे पाथवे का इंटरमीडिएट हो ठीक है तो हमने तो एक पाथवे को टारगेट किया लेकिन ट्रिगर हो गया हमारे दो पाथवे एक नॉर्मल पाथवे पे हिट हो गया बट सेम वे में अगर तुम RNAi पे RNA इंटरफेरेंस या राइबोस्विच जो RNA से बेस्ड है वो क्या हो गया थोड़ा स्पेसिफिक हो गया आप एक स्टेप पीछे वर्क कर गए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट में ही आपने वर्क कर दिया तो वहां एक स्पेसिफिक टाइप का आपका इंटरेक्शन हो जाएगा बहुत इसके कंपैरिजन में वो स्पेसिफिक हो जाएगा इसलिए नाउ डेज ड्रग डिस्कवरी में काफी ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है टू टाइप्स ऑफ स्मॉल RNA हाँ स्मॉल इंटरफेरिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड माइक्रो RNA एंड SIRNA small interfering RNA are central to RNA interference RNA interference में इन दोनों का रोल है दोनों की मैकेनिज्म अलग है एक एंटीकोडॉन साइलेंसिंग वाला कुछ रोल करती है एक जीन सप्रेशन साइलेंसिंग करती है उस मैकेनिज्म में अपने को नहीं जाना है जस्ट हमें ये देखना है कि ये कुछ ऐसे टाइप के इंटरफेरेंस RNA प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका RNA का एक्सप्रेशन रुक जाएगा RNAs are the direct product of genes and these small RNAs can direct enzyme complex to degrade mRNA molecules and thus decrease their activity by preventing translation via post-transcriptional gene silencing. RNAi pathway is found in many eukaryotes including animals and is initiated by enzyme dicer which cleaves along double-stranded RNA molecule into short double-stranded fragment of 21 siRNA. siRNA almost double RNA होता है miRNA single RNA होता है ठीक है Each siRNA is unwound into two single-stranded RNA, the passenger strand and the guided strand. एक passenger, एक guide. ठीक है गाइड एज द नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे की प्रोसेस को गाइड करेगा तो हमें जो फोकस करना है यहाँ पे अगले स्टेप के लिए गाइड पे करना है द पैसेंजर स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड एंड द गाइडेड स्ट्रैंड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग स्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स साइलेंसिंग नहीं RNA induced splicing complex. This is again a very important complex for the discovery of drug designing. ठीक है ये भी एक बहुत अपने आप में यूनिक कॉम्प्लेक्स है इसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा और इसकी भी जो मैकेनिज्म है ना ये टारगेट जो अब आपका siRNA और इसके साथ गाइड स्ट्रैंड आया ये पूरा यूनिट एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क करेगा और ये अब वो तुम्हारा जो सपोज बुलेट खत्म हो गई और तुमने बॉम्ब यूज किया तो ये बॉम्ब की तरह होगा ठीक है अब इसके पास ये जो गाइड RNA है ना ये ट्रिगर करेगा कैटालिटिक ये कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा और ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आपको वायरस या निमेटोड के RNA की सप्लाई आ रही है और ये चेन रिएक्शन की तरह चलेगा जैसे आप वो दिवाली में चटाई बम जलाते हो ना एक बार जलाया तो वो पूरा का पूरा ही जलेगा तो उसी तरीके से एक बार RISC अगर इंड्यूस हो गया है और उसमें कैटालिटिक siRNA है प्रेजेंट तो उसके बाद गाइड स्ट्रैंड जो हम बोल रहे हैं उसके बाद वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बार बार चलेगी The RISC is a multi-protein complex, especially a ribonucleoprotein. I think ये सब तो explain करने का जरूरत नहीं है. वर्ड सब समझ में आता है तुम लोगों को. Which incorporates
वन स्ट्रैंड ऑफ ssRNA फ्रेगमेंट सच एज माइक्रो आरएनए और डबल स्टैंडर्ड siRNA दोनों को गाइड कर सकते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म में, अलग अलग RISC में इनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। द सिंगल स्ट्रैंड act as a template for RISC recognize complementary mRNA transcript। अब ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस RISC कॉम्प्लेक्स में जो ऐड हुआ तुम्हारा siRNA का सिंगल स्ट्रैंड, वो कैसे एक्ट करेगा तुम्हारे कैटालिटिक की तरह। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA ट्रांसक्रिप्ट को हमेशा बाइंड कर लेगा। क्लियर? लेक्चर ओवर होने वाला है, रिज्वाइन करो, फिर इसके आगे एक्सप्लेन करो।